बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। माइक पॉम्पियो इस वक्त अरब ममालिक के 5 रोज़ा दौरे पे हैं, जिसका मकसद मज़ीद ममालिक के साथ इसराइल के ताल्लुकात इस्तवार करवाना है। पॉम्पियो के इस दौरे में इसराइल के बाद बहरीन, सूडान और दीगर ममालिक शामिल हैं। इसराइल से मज़ीद ममालिक के ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए ईरान से खौफ का कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है और ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि ईरान के खिलाफ एक ब्लॉक बनाया जा रहा है। अमेरिका हमेशा अरब में अपनी फौजें तो नहीं रख सकता, इसलिए अमेरिका के बाद इसराइल ही उन्हें ईरान से बचाएगा। ओमान और बहरीन ने तो अमन डील पर मुस्बत तासुरात का इजहार किया, इसलिए चहमगोइयाँ शुरू हो गई हैं कि ये ममालिक इसराइल को तस्लीम करने में शायद पहल कर लें। बहरीन को ज़्यादातर इमदाद सऊदी अरेबिया और मुत्तहिदा अरब इमारात से मिलती है, इसलिए यह भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि शायद इन दोनों ममालिक की रजामंदी शामिल हो उसकी खाम। इसराइल की तरफ से 6 अगस्त के बाद से तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर फ़लस्तीन पर गोलाबारी और रॉकेट फायर का सिलसिला जारी है, जबकि हमास की तरफ से भी इसराइल पर रॉकेट्स फायर किए जा रहे हैं। सूडान की वजारत खारजा के एक एहलकार ने तस्लीम किया था कि इसराइल के साथ डील के मामला चल रहे हैं, जिसे बाद में न सिर्फ रद्द कर दिया गया बल्कि इस एहलकार को भी बयान देने पर फारिग कर दिया गया। तमाम अरब ममालिक में यह खौफ पाया जाता है कि इसराइल को तस्लीम करने से उनके अपने ममालिक में बगावत न हो जाए। इसराइल एक लिहाज से सूडान के साथ जंग में मसरूफ़ है और सूडान में हार्ड लाइन मिलिटेंट फोर्सेस को सपोर्ट कर रहा है। पॉम्पियो इसराइल से तमाम मालूमात और प्रपोजल्स ले चुके हैं और इस दौरे में सूडानी वज़ीर आज़म अब्दुल्ला हमदोक से मुलाकात करके उन्हें इसराइल के साथ ताल्लुकात वाबस्ता करने के लिए कायल करेंगे। पॉम्पियो जो हैं वो बहरीन के क्राउन प्रिंस सलमान बिन हमाद अल खलीफा से भी मुलाकात करेंगे, क्योंकि इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से सबसे पहले अब बहरीन का नाम आ रहा है। जबकि सऊदी अरेबिया अपना मौक़िफ़ वाज़े कर चुका है कि इसराइल को तस्लीम करने का कोई इरादा नहीं, लेकिन अब सऊदी अरब को इस बात पर रजामंद करने की कोशिश की जाएगी कि वह इसराइली कमर्शियल एयरलाइंस के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दे। इस सूरत हाल में मशरिक़ वस्ता जो पहले कई दहाइयों पर किसी प्रॉक्सी वॉर और डायरेक्ट लड़ाइयों का गढ़ बन चुका है, उसे मज़ीद जंगें छिड़ने का खतरा हो सकता है। अरब बादशाहतों को अपने ममालिक में सियासी मजहबी जमातों और अरब कौम परस्तों से बगावत का खतरा है। उसकी एक मिसाल तो अरब स्प्रिंग की सूरत में दुनिया देख चुकी है। इससे कोई भी ऐसी तहरीक जिसके पीछे मजहबी जज्बात हों, इनकी बादशाहतों का तख्ता उलट सकती हैं। और जब इस तरह की तहरीकें आती हैं तो हमने देखा कि अमेरिका तमाम तर कोशिशों के बावजूद हुस्नी मुबारक को अखवानुल मुस्लिमीन से अरब स्प्रिंग की सूरत में नहीं बजा सका। और कई ममालिक में ऐसा देखा गया कि जब अमरीकी इत्तेहादी हुक्मरान भी उस तहरीक में साथ ही बह गए, जबकि शाम में बशार अल असद को इसराइल और अमरीका तमाम तर कोशिशों के बावजूद तब्दील नहीं कर सके। इससे शायद अब लोगों को पता चल रहा है कि अगर काम घर से ही शुरू हो गया तो आलमी ताकतें भी नहीं बचा पाएंगी और पूरा मशरिक़ वस्ता दोबारा से कहीं जंग के शोलों में ना आ जाए। जबकि अमेरिका और सऊदी अरब की तेल की तनसीबात पे हमलों के बावजूद बेबस नजर आया और ईरान के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सका, जबकि सारा जोर पाबंदियों पर लगाया गया, जिसमें अब चाइना और रूस के सामने आने के बाद सलामती काउंसिल में भी ईरान के मामले में सख्त शिकस्त का सामना है। यूनिलैटरल वर्ल्ड में अमेरिका के लिए किसी भी बाजू मरोड़ कर काम करवाना आसान था, लेकिन अब चाइना और रूस के खुलकर सामने आ जाने के बाद चीज़ें उसके हाथ से निकलती दिखाई दे रही हैं। ईरान खित्ते में प्रॉक्सी वॉर को तेज़ कर रहा है और चाइना इसकी पुश पे खड़ा हो गया, जिससे चाइना का मशरिक़ वस्ता में काफ़ी असर रसूख बढ़ जाएगा। जबकि ट्रंप के हारने के बाद ईरान से ओबामा जैसे मुआहदों का खतरा है, जिसने सऊदी अरब और इसके इत्तेहादियों की परेशानियों में इजाफा किया हुआ है। अगर बाइडन जीतते हैं तो वह ईरान के खिलाफ इस अमरीकी जारियत में कमी लाएंगे, क्योंकि ट्रंप इस वक्त मुकम्मल तौर पर पता नहीं किन हाथों में खेल रहा है और तमाम तर जोर वह दूसरों को या ज़ायनिस्ट को खुश करके इलेक्शन जीतने पर है। इसलिए तवक्को ये जाहिर की जा रही है कि सऊदी अरब के हालात और बिल्कुल मुख्तलिफ है। सऊदी अरेबिया दुनिया का वाहिद मुल्क है या मुस्लिम मुल्क है कि इसे इतनी आसानी से इसराइल को नहीं तस्लीम करवाया जा सकता, क्योंकि इसकी पूरी मुस्लिम दुनिया पर बहुत संगीन असरात मुरतब हो सकते हैं और इस बात के कवी इम्कानात हैं कि ये शिद्दत पसंदों को सऊदी अरब पर लश्कर कशी का जवाज़ दे सकते हैं। जबकि सऊदी अरेबिया के अंदरूनी मामलात भी शायद ठीक ना हो और इक़्तिदार की कशमकश चल रही हो। इससे अगर किसी भी सूरत सऊदी ने इसराइल को तस्लीम किया तो वो अकेला नहीं जाएगा, बल्कि एक पूरा ब्लॉक उनके साथ जाएगा, जिसे इमदाद देकर या बाजू मरोड़ कर राज़ी किया जाएगा। इस तरह तमाम प्रेशर सऊदी अरब पे आने की बजाय वो तकसीम हो जाएगा। जबकि चाइना और ईरान की यमन में बढ़ती हुई दिलचस्पी ने भी सऊदी अरेबिया के लिए परेशानी पैदा की हुई है। जब उधर ईरान और तुर्की सऊदी अरेबिया की जगह उम्मत मुस्लिमा की लीडरशिप लेने के लिए तैयार खड़े हैं। अगर सऊदी अरेबिया इस तरह का कोई इकदाम उठाता है तो इसे उम्मत मुस्लिमा की लीडरशिप से बड़ी प्रॉब्लम होगी, और ख़ास तौर अगर ईरान और तुर्की को कतर जो है वो फाइनेंस करने को तैयार है अपनी सऊदीया की लड़ाई की वजह से, तो फिर इन दोनों को पैसों की भी कमी नहीं होनी।
اب دوسری طرف امریکہ اور اسرائیل پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح ایران کو اشتعال دلا کر جنگ کی طرف دھکیلیں. پہلے جنرل سلیمانی کا واقعہ ہوا, اس کے بعد ایران کی ایٹمی تنصیبات میں حملے کیے گئے, ونزویلا کو بھجوائے گئے تیل کے 5 ٹینکرز امریکہ نے اپنے قبضے میں کر لیے. ایران کو اشتعال دلوانے کی اسرائیل اور امریکہ کی کوشش جاری ہیں جو کسی وقت بھی آگ پکڑ سکتی ہیں, اور اگر میدان جنگ ایران بنا تو بہت سے ممالک پھر اس میں کودیں گے, اور اگر ٹرمپ ایران کے جوہری پروگرام کے پرامن حل کے خواہش مند ہوتا تو عالمی معاہدہ اس کا بہترین حل تھا, لیکن ٹرمپ نے اس سے یک طرفہ نکلنے کا اعلان خود کیا اور اب اس پر سخت ہزیمت کا سامنا ہے, اور ان کے یورپی اتحاد جس میں برطانیہ بھی شامل ہے ان کا ساتھ دینے پہ کسی صورت رضامند نہیں. ٹرمپ کی ایران پر پابندیاں لگانے کی خواہش نے اسے دنیا میں تنہا کر دیا ہے, اور اسے امریکہ کی سفارتکاری کا یعنی سب سے بدترین نمونہ سمجھا جا رہا ہے. جبکہ کچھ ذرائع کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے ایران میں مذہبی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے CIA کو اجازت دے دی تھی کہ ایران کے خلاف سخت رد عمل رکھنے والے وائٹ ہاؤس میں موجود انتظامیہ کا خیال ہے کہ ایران سے نپٹنے کا واحد حل وہاں پہ ان ہاؤس کو ہے. اب کیونکہ نیوکلیئر ایران امریکہ اور اسرائیل اور عرب ریاستوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہے, لیکن کئی امریکیوں کا خیال ہے کہ موجودہ ایرانی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش صرف اور صرف مذہبی حکومت کو مضبوط کرے گی. اس لیے اوباما نے 2013 کی اقوام متحدہ کی اپنی تقریر میں یہ کہا تھا کہ ہم ایران میں حکومت کی تبدیلی کے کسی آپشن پہ غور نہیں کر رہے, اور پھر ایران سے نیوکلیئر ڈیل بھی کر لی. لیکن وہ ہارڈ لائنرز جو ایران میں حکومت کا تختہ الٹنا چاہتے ہیں ٹرمپ کو ان مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں, اور وہ ایران پہ معاشی سفارتی پریشر کے ساتھ ساتھ کوورٹ آپریشنز اور مقامی ناراض لوگ جن میں مائنورٹی گروپس ہیں, عرب ترکمن ہیں, بلوچ شامل ہیں, ان کو بھی اس مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ہم ہمیشہ دوسروں کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ امریکہ جو ہے ہمارے اندر یہ کروا رہا ہے, اسرائیل ہمارے اندر یہ کروا رہا ہے, یہ فلاں یہ سازش کر رہا ہے. تو مسلمان کیوں اس سازش کا شکار ہوتے ہیں؟ مسلمان کیوں اپنے لیے فیصلے صحیح نہیں کر سکتے؟ کیوں امت مسلمہ میں دراڑیں ہیں؟ کیوں ہم میں فرق پہ ہے؟ کیوں ہم فرقہ واریت میں الگ الگ ہیں, عربی اور عجمی الگ الگ ہیں؟ کیوں ہم ایک ساتھ نہیں بیٹھ سکتے؟ اسلامک سمٹ کانفرنس جو تھی 1974 کی سب سے پہلے, وہ بہت پازیٹیو اور مثبت قدم تھا اس طرف, لیکن کیوں اس کے اوپر صحیح طرح فالو اپ نہیں ہو سکے؟ اینڈ اب یہ اگر اس میں کوئی قصوروار ہے تو وہ ہم لوگ خود ہیں. ہم اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی بجائے, اپنی غلطیاں ٹھیک کرنے کی بجائے ہم دوسروں کے اوپر یہ الزامات لگاتے رہتے ہیں. کیا یہ بات صحیح ہے؟ آپ اس سے ایگری کرتے یا نہیں کرتے؟ مجھے اپنی رائے سے ضرور مطلع کریے گا. Until the next time, اللہ حافظ.